चर्चाएं खास पावर्ड बाय HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. को पावर्ड बाय H2O. H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल. सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम. वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से बेतुके बयान सामने आते हैं, चाहे मुद्दा कुछ भी हो, गैंगरेप हो, सियासत हो, चाइना हो, कुछ भी हो, बयानों को लेकर सुर्खियों में आने के लिए ऐसे बयान पे बयान दिए जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है और ऐसा लगता है कि ये बयान जानबूझकर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं सुर्खियां जो बनाने की जो आदत सी हो गई है, हर किसी को लगता है कि आप उल्टे सीधे बयान दीजिए और चर्चा में आइए। चर्चा में आने के लिए इस तरीके के कार्य होते हैं। उसके अलावा नेता ये गौर भी नहीं करते कि इन बयानों का समाज पर क्या असर पड़ेगा और समाज इन बयानों को किस तरीके से देखता है। और तो और कुछ संवेदनशील ऐसे मुद्दे होते हैं, कम से कम उनमें तो हमें सोचना चाहिए कि जो हम बयान दे रहे हैं उसका असर कहीं सियासत में बहुत ही ज़्यादा कभी कभी दंगइयों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला हो जाता है। ऐसे ही सब मुद्दों पर आज हम खास लोगों के साथ खास चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान में भी आए दिन लगातार और बड़े बड़े अच्छे, हम ये कहेंगे जो कई कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो लोग ऐसे आधारहीन बयान देते हैं कि जिससे जनता के अंदर एक मैसेज जाता है कि ये देश में हो क्या रहा है। उसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना एक छलावा है, कोरोना एक बहकाने वाला मामला है। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। सियासत में सुर्खियों में बने रहने या एक्टिव जोन में दिखने के लिए नेताओं के पास शायद सबसे अच्छा तरीका बयानबाजी ही है। सुर्खियों में बने रहने की होड़ में कई बार नेता ये भूल जाते हैं कि उनके बयानों का देश और समाज पर कितना विपरीत असर पड़ता है। सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर की सुविधा हासिल होने के बाद तो नेता 2 लाइन लिखकर करामात कर देना चाहते हैं। सवाल अगर चीन या पाकिस्तान जैसे हमसे कटुता रखने वाले देशों का होता तो देश की सियासत में क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सबको संतुलित बयानबाजी ही करनी चाहिए। लेकिन देखा गया है कि चीन पर कहते कहते नेता वो सब कुछ कह जाते हैं जिससे लगता नहीं है कि देश का पक्ष ले रहे हैं या चीन का। आज के संदर्भ में जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से फिर से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया जाएगा। भारत हमेशा जम्मू कश्मीर मामले को तीसरे देश की मध्यस्थता को नकारता रहा है और इस तरह की कोशिशों का उसने हमेशा पुरजोर विरोध किया है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ये बयान देश की नीति के विपरीत और घातक है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ऐसे मामलों में इस बयानों से बचा जाना चाहिए। हाल के दिनों में चीन पर अगर सत्ता पक्ष से अलग अलग तरह की बयानबाजी हुई है, तो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी चीन के मसले पर ऐसी बातों को तूल देने की कोशिश की है जो समय और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। जब जोश में ये कहा जाता है कि हमारी सत्ता होती तो चीन को 15 मिनट में सीमा से बाहर कर देते, क्या इन पंक्तियों का आशय ये नहीं है कि देश की सीमाओं में चीन की घुसपैठ कहीं ना कहीं ये संवेदनशील मसला है? पक्ष या विपक्ष के पास अगर जानकारियां भी है तो उसे सार्वजनिक तौर पर कहने की कई तरह की मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ता है। निश्चित ऐसी बयानबाजी केवल अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कही जाती है और इस तरह की बयानबाजी से आक्रामक नेता की छवि को बनाने की कोशिश होती है। इसी तरह हाथरस या करौली का मसला हो, बयानों की बाढ़ सी आई है। उधर बॉलीवुड में सुशांत और उस बहाने उभरे ड्रग्स के मामले में नेताओं की उत्तेजना फैलाती टिप्पणियां सुनने को मिली।
यहाँ तक कि शाहीन बाग का मामला हो, कोरोना जैसी महामारी, सियासत करने वाली पार्टियों के कई नेता अनगढ़ बयान देते हैं। यूं तो बेतुके बोल अक्सर सुनाई देते हैं, लेकिन चुनावी मौसम में ऐसे बोल जहां तहां सुनाई देते हैं। बोल जरूरी हो, लेकिन तथ्य के साथ हो, संयम के साथ हो। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान सभी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीरज करण सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ एडवोकेट मनोज त्यागी हैं, प्रवक्ता हैं आपके। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील कौशिक आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और कम से कम जिस तरीके से हमारे राजनेताओं के बयान जो हैं वो आपके सामने हैं, लगातार जो स्तरहीनता है, मैं कहूँगा कि इस तरीके के बयान आप ये देखिए कि लगातार, कोई ऐसा नहीं है कि वो नासमझ लोग हैं या अनपढ़ हैं या उन्हें नहीं आता, सब कुछ समझदार हैं और अच्छे अच्छे पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में इस तरीके के बयान देकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं और उनकी मानसिकता क्या है, कैसे देखते हैं आप इन बयानों को और क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर सुनील कौशिक। नहीं, गोस्वामी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, वो ये सब जानते हैं बड़ा गहराई के साथ कि किस तरीके से जनता को मोटिवेट किया जा सकता है, जिस तरीके से वो टाइमलाइन से बाहर हो गए हैं मीडिया के से, किस तरीके से वो वापस आ सकते हैं। ये सब वो बड़ा सोच समझ के बयान ऐसे देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाववेश में आकर के आपने बयान दे दिया, जो बहुत कम, मुझे लगता है बहुत रेयर केसों में होता होगा, लेकिन अधिकतर नेताओं को मैंने देखा है कि बिल्कुल जानबूझकर उसका कितना प्रभाव मेरे बयान पे पड़ेगा, बयान के आधार पर जनता पे पड़ेगा, हो सकता है होने वाले चुनावों पे पड़ेगा, या जो मुद्दा गर्म पे उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सब जानते हैं। और ये अभी से नहीं है, यदि आप इसको बहुत पीछे 2 दशक 3 दशक पीछे की बात करेंगे, जब काशीराम जी ने राजनीति स्टार्ट की, बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, मैं कह सकता हूं कि 20 साल से मीडिया में हूं कि तब से बहुत ज्यादा ये स्थिति हुई। तब सबसे पहला आपने देखा होगा कि जूता मारो चार और ये सब तमाम चीजें स्टार्ट हुई, फिर श्री गणेश हैं और यही सब कुछ हैं, ये सब सारी चीजें वहां से चलना स्टार्ट हुई। और देखा कि जनता किस तरीके से भाववेश में आकर के अपने नेता को इतना महामंडित कर देती है कि वो जो कह रहा है वही सब सत्य है। और बीच में आपने देखा होगा 2019 और 14 के चुनाव में, 2014 की अपेक्षा 2019 के चुनाव में बहुत ही बड़े व्यवस्था, जो लोकतंत्र पे हम भरोसा करते हैं, इस चुनाव में देखने को बोला। किसी ने दुर्योधन कहा, किसी ने रावण कहा, किसी ने कुछ और कहा। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा दिल्ली का जब चुनाव हुआ विधानसभा में, तब तो सारे दलों ने सीमाएं लांघी थी, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी, प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा, मुख्यमंत्रियों को तक नहीं बख्शा। और ऐसे ऐसे बयान आए जिससे जनता भी ये भ्रमित हो गई कि आखिर में राजनेता या पॉलिटिकल पार्टियां चाहती क्या हैं, किस मापदंड पे आगे वो चलना की मानसिकता हो गई है कि कहीं ना कहीं दोस्त तो हमारे लोगों का है। डॉक्टर नीरज करण जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजें देखते आते हैं, इस तरीके के बयानों को किस तरीके से देखना चाहिए और इन पर क्या अंकुश लगाए जा सकते हैं? कहीं ना कहीं जो नैतिक शिक्षा का एक पाठ हमारे वक्त होता था, एक क्लास में एक सब्जेक्ट होता था नैतिक शिक्षा, क्योंकि आप भी बड़े वरिष्ठ हैं तो सब चीजें आपने भी देखी होगी, शायद आज वही नैतिक शिक्षा की कमी राजनेताओं में दिखती नजर आती है। क्योंकि मुद्दा देखा जाना चाहिए कि किस तरीके का है, तब संवाद होना चाहिए, लेकिन यहां तो कोई भी हो उसको वोट की दृष्टि से देखना कहां तक सही है? जी जी साथ में एडवर्टाइजमेंट के नजरिए से देखें आप, तो ये कहीं ना कहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है डॉक्टर नीरज करण से हमारा रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? और हमारे साथ एडवोकेट जी नीरज जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है? बोलिए नीरज जी।
हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पूरा मामला जो हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पूरा मामला जो है ये प्रचार और प्रसार के नजरिए से जरूर देखें। समाज में देखिए, जिस वक्त में देश समाज में कोई चुनाव हो रहे हैं, जिस वक्त में कोई सामाजिक घटना घट गई है, धार्मिक उन्माद का वक्त समय है या कोई ऐसा अहम मुद्दा है जिस पर विमर्श ज्यादा हो रहा है, उसी वक्त में ये बयान आते हैं। और इन बयान की फहरिस्त को अगर मैं देखूं तो मैं पाता हूं कि इन पूरे जितने बेतुके बयान जो आपने बहुत बेहतरीन कार्यक्रम ये शुरू किया है, इसमें ये फहरिस्त को जांचने के बाद आप 4-5 इसमें एक फहरिस्त को जांचने के बाद में आप 4-5 तरह के मुख्य विषयों पर इस तरह के बयान को देखेंगे। पहला है व्यक्ति से व्यक्ति को, और दूसरा है व्यक्ति से राजनीतिक पार्टियों को, तीसरा है समाज जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे, और चौथा है राष्ट्र के खिलाफ। और राष्ट्र के खिलाफ के साथ में पांचवा जो सबसे बड़ा है वो धर्म के खिलाफ या विश्वास के खिलाफ। बाकी जो व्यक्तिगत हो सकते हैं या राजनीतिक हो सकते हैं भाई, उसमें तो कहीं ना कहीं हम किसी बात को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ, विश्वास के खिलाफ या पदस्थ जो बड़े हमारे संवैधानिक पद हैं उनके खिलाफ बोलना, ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसको देशद्रोह कहा जाए। ये देशद्रोह से कम नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस, और पूरे देश में उसको एक अलग तरीके से मनाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन एक ऐसा पूरे देश के अंदर तबका या इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा तबका जो उसको ट्वीट करता है, रीट्वीट करता है और इस बात को प्रचार प्रसारित करता है कि देश में देश के प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस है वो बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाए। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये ट्वीट जो है इतने सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है। आप जरा सोचिए उस कुत्सित मानसिकता के पीछे कौन लोग होंगे जो इस बात को इतने ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी बेतुके बयान आते हैं वो जनता है, जनता सब जानती है, और इतने खतरनाक है कि जब देश और राष्ट्र के खिलाफ अगर बोलता है तो ये किसी सेडिक्शन से कम नहीं है। और जब आप इन बेतुके बयानात की बात करते हैं तो ये ऐसे वक्त में विशेष तौर पर आते हैं जब प्रचार प्रसार की जरूरत है। और सोशल मीडिया ट्वीट नाम की जो एक नई तरह की ट्रेंड शुरू हुआ है, और मैं ऐसा लगता है जी डॉक्टर नीरज जी, यही बात है क्योंकि बहुत दिनों से लोग जब हम कहेंगे कि एकांतवास में चले जाते हैं तो उनको लगता है कि हम सत्ता में बहुत पिछड़ गए हैं, और जब सत्ता में पिछड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा के लिए एक साधन चाहिए। तो आजकल इससे बढ़िया क्या साधन है, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया ने अपना पूरा एक ऐसा तांडव कर रखा है देश के अंदर कि आप जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं, और उसके बाद एक शब्द लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक तरीके के बयान होते हैं। सोचना चाहिए उन राजनेताओं को कि आप बोल क्या रहे हो। डॉक्टर एडवोकेट मनोज त्यागी जी, आप पार्टी से हैं, दिल्ली से हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भी देख रहे हैं, और बयानवीर आपके यहाँ भी, हम ये नहीं कहते किसी पार्टी में नहीं है, सब पार्टियों में है। हर पार्टी के अंदर बयानवीर हैं और बड़े बड़े बयानवीर हैं, लेकिन जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला बड़े वरिष्ठ हैं देश के अंदर, वरिष्ठ राजनेताओं में उनकी गिनती होती है, इस तरीके के बयानों को आप कैसे देखते हैं, और क्या आपका मत है कि वास्तविकता इन बयानों के अंदर क्या होती है? केवल सत्ता का पा लेना, केवल यही एक मकसद है राजनेताओं का? जी सबसे पहले तो मैं इस लोकप्रिय चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि एक गंभीर विषय, जो शब्दों की और शुचिता की, जो अमर्यादित टिप्पणी करने की जो एक नई कल्चर इस देश में चल रही है, उसको आपने गंभीरता के साथ उठाया है। क्योंकि आजकल लगने लगा जो राजनीतिक अज्ञातवास में चले जाते हैं, मैं तो राजनीतिक अज्ञातवास ही बोलूँगा, कि जहाँ उनके पास मुद्दे बिल्कुल गौण हो जाते हैं, जनता की जो जन समस्याएं होती हैं, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, या मतलब दुख का विषय है कि जो राष्ट्र के जो मुद्दे होते हैं, जो मतलब हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, इस तरह की अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणी करने का जो ये शगल चला है, ये कोई नई बात नहीं। मैं बात करता हूँ 90 के दशक में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, तो उस टाइम महात्मा गांधी जी के लिए एक अमर्यादित टिप्पणी का अपने समाचार पत्रों में खूब छपता था। पहले तो उसका छपा कि महात्मा गांधी को अमर्यादित टिप्पणी करने की कड़े शब्दों में निंदा। तमाम राजनीतिक दलों ने डेली यही विज्ञप्ति उसमें अखबारों में लगना, अमर्यादित टिप्पणी हो, तथाकथित जो भी नेत्री थी उनके बारे में लिख के दिए शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा। तो मतलब एक निंदा प्रस्ताव के चलते चलते ही मतलब कि ऐसी ब्रांडिंग हो गई
तो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जो ये देश के अंदर नया कल्चर शुरू हुआ है, हम तो इसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और शब्दों की जो मर्यादा है वो होनी चाहिए, और जो अमर्यादित इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ना कहीं उनके संस्कारों का और उनकी राजनीतिक पार्टी किन सिद्धांतों पर चल रही है, तो ये सब इन चीज़ों से प्रदर्शित होता है। शिक्षा के पाठ की आवश्यकता अब महत्वपूर्ण हो गई है। और डॉक्टर प्रतिमा, आप तो उत्तराखंड से हैं, वहाँ भी हम कहेंगे बड़े बड़े बयानवीर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखी होगी डॉक्टर प्रतिमा, और बहुत हम कहेंगे बड़ी एक नकारात्मकता है ये, क्योंकि राजनेता जो होते हैं वो एक मैसेज देते हैं, समाज उन्हें देखता है, उनके जो बोल हैं उनको फॉलो करता है, और वहाँ जब इस तरीके की भाषाएं आती हैं तब आप देखेंगे कि उसे लेकर बहुत विवाद हो जाते हैं, क्योंकि खाली 2 लाइन लिख देना, बोल देना उनके लिए तो वो बहुत है कि भाई ठीक है हमने बोल दिया, लेकिन उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो दंगा होता है, उसके बाद जो घटना होती है, उसके बाद जो बहस होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसका फिर कोई हल नहीं होता, और देखा देखी फिर एक चलन हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए लगातार, अगर सुशांत राजपूत का हम पहला एक केस देखें तो उसके अंदर भी आपके सामने थी टिप्पणियां, और बड़ी गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। फिर वहां राजनेता ये नहीं देखता कि महिला है या पुरुष है या बच्चे हैं या वो देश के विपरीत बोल रहा है। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर प्रतिमा? और वर्तमान में जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बयान दिया है, उस बयान को भी आप कैसे देखते हैं? जी देखिए गोस्वामी जी, सबसे पहले तो जो आज देश का परिदृश्य है, मैं उस पे बात करना चाहती हूँ। आपने बहुत सारे बयानों का जिक्र किया, बट आज जो देश में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है, उस पर जो हाथरस के मुद्दे पे कितने बेतुके बयान जो भाजपा के तथाकथित एमएलएज और बड़े नेताओं के द्वारा आए, वो आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं उसको दिखाया, ना उसका जिक्र किया। और मुझे इसमें कोई, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। अभी आपके सामने जो बयान था वो उन्हीं का था, और हम बोल भी रहे हैं लगातार प्रतिमा जी कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, सबके यहाँ से ऐसी स्थितियां आती हैं और हम लगातार सभी लोगों को दिखाकर चल रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बात रखती हूँ, मैं किसी पे यहाँ पे उंगली उठाने के लिए नहीं बैठी हूँ। देखिए, आज जिस तरीके से हाथरस के मुद्दे पर आपने खुद देखा कि सुरेंद्र जो श्रीवास्तव हैं, सुरेंद्र जो सिंह हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया उस महिला के लिए, उनका स्टेटमेंट था कि उस महिला ने उन लड़कों को खुद खेत में बुलाया होगा, ठीक है, और क्योंकि उस महिला का उन लड़कों से अफेयर चल रहा था। ये किस तरीके की मानसिकता दर्शाती है समाज में कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो भाजपा खुद बेटी बचाओ की बात करती है, और आज जो स्थिति देश की चल रही है वहां तो मुझे लगता है कि ये जो बेटी बचाओ का जो नारा है ये एक चुनौती साबित हो गया है भाजपा के लिए। और उसकी वजह ये है कि भाजपा की जो मानसिकता है वो शुरू से महिला विरोधी ही रही है, और इसके एक नहीं कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। देखिए, पहली बार जब आपको याद होगा उत्तर प्रदेश जो भाजपा के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने बहन मायावती जी को वेश्या कहा था, मैं इस शब्द का यूज कर रही हूँ बट जब लोग कर रहे हैं तो उन्होंने मायावती जी को वेश्या कह के बुलाया था, और वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने इस जो घटना थी उस घटना को दलित बनाम ठाकुर का रूप दे दिया था, और वो जो दयाशंकर थे उनकी पत्नी को टिकट दे करके मंत्री बना दिया। तो ये जो मानसिकता है ये भारतीय जनता पार्टी के, ये महिला विरोधी है। आपके जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनका भी स्टेटमेंट ले लीजिए ना, उनका स्टेटमेंट विद उनकी फोटो एक न्यूज़पेपर में छपी है। उन्होंने कहा कि विमेन आर नॉट केपेबल ऑफ सेटिंग फ्री। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपको महिला इतनी केपेबल नहीं रखती है कि उसे फ्रीडम दी जाए या उसे अकेला छोड़ा जाए? इस तरीके की मानसिकता है लोगों की। डॉक्टर प्रतिमा जी, बिल्कुल आपकी बहुत सारी बातें सही हैं, कुछ बयानों पे अपने यहाँ वालों पे भी गौर डालेंगे आप, या हम आपको दिखाएं? मैं आपको बता रही हूँ, अब आप सुनिए जी। जो आप बहुत सारे आपके यहाँ भी और बहुत सारे बीजेपी के यहाँ भी, बहुत सारे सपा के यहाँ भी, बसपा के यहाँ भी, हम तो कह रहे हैं बहुत सारे बयानवीर आपके यहाँ भी ऐसे ऐसे हैं, और आप तब क्यों नहीं बोलते
बोल जब रहे हैं। जब यहाँ पे रामपुर के अंदर जय पर्दा के ऊपर सवाल होते हैं तब नहीं आपको दिखता? स्वामी आपकी जी, पार्टी हमने के तो लोग तब भी रहते हैं बोला ना। था, उस स्टेटमेंट तब की आपने भी बोला भर्त्सना क्या? की थी हमने, उस स्टेटमेंट की भी भर्त्सना की कंगना थी। के ऊपर हुआ, आपने यहाँ बोला पर क्या? क्या कंगना? अच्छा ठीक है, कंगना ने आपको पता बताइए। है, कंगना ने किसानों आप ही के बारे के में क्या पार्टी बोला? के साझेदार हैं बहुत सारे लोग। कंगना तो ने डॉक्टर किसानों प्रतिमा जी के लिए जब क्या बात बोला? हो, कंगना जब ने बात हो, किसानों हम के यही बारे कह में रहे हैं, क्या हमने बोला? जो बातें कही हैं ये कहा है कि आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी दे देते हैं कि जिनका सीधा सीधा असर जनता पर पड़ता है, और वो किसी एक पार्टी में नहीं है। हम फिर लगातार यही कह रहे हैं, हमारा किसी भी पार्टी से उसमें ये नहीं है कि हम कोई बीजेपी के लोग नहीं कहते और कांग्रेस के कह रहे हैं, या ये हम किसी दल का नाम नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएं, और अगर बोलना है तो सबके लिए डॉक्टर प्रतिमा जी बोलना चाहिए। वो सब हैं, ऐसा नहीं है कि कंगना के लिए तो आपकी राय अलग रहेगी, नहीं, बिल्कुल अलग नहीं रहेगी। बलरामपुर के लिए आपकी राय अलग रहेगी, हाथरस के लिए आपकी राय अलग रहेगी, उत्तराखंड के लिए आपकी राय अलग रहेगी। ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए। जी प्रतिमा जी, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग स्टेटमेंट मैंने अपना दिया कि मैं ये देश का जो प्रेजेंट स्थिति आज है, और स्पेशली क्योंकि आज हर जगह सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा का मुद्दा अहम रखता है, अहमियत आज की देश में, आज के टाइम में रखता है, क्योंकि कल इंटरनेशनल डे फॉर विमेन चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड था, आपको भी ये बात पता है। तो आज जिस तरीके से महिलाओं के लिए भी इस तरीके की बयानबाजी होती है, मैं उस पर बात करूंगी, ये मैंने आपको स्टेटमेंट में बोल दिया। अब आप बताइए ना, क्या ये स्टेटमेंट, एक बात सुनिए, एक भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए है उसका ये स्टेटमेंट कि जो महिलाओं को संस्कार नहीं मिलते हैं घर से, इसलिए वो अपनी संस्कृति को भूलती हैं और इसलिए वो रेप का शिकार होती हैं, ये कौन सी मानसिकता है भाई? ये किस बिल्कुल उसीलिए तो हम भी यहाँ डिबेट कर रहे हैं कि इस तरीके के बयान आ रहे हैं। उस पे क्या एक्शन लिया योगी आदित्यनाथ ने? उस पे क्या एक्शन लिया, या मोदी जी ने? ऐसी स्टेटमेंट पे कोई एक्शन तो छोड़िए, ऐसी स्टेटमेंट देने वालों को आप मंत्री बना रहे हैं। आपके खुद के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि जो हाथरस में जो इशू हुआ, जो केस हुआ, उसको डिफरेंट डायरेक्शन देने की कोशिश करती। डॉक्टर प्रतिमा जी, फिर मैं कहूंगा राजस्थान में क्या बात की गई? अच्छा, राजस्थान का मुद्दा क्या है? उस पर भी थोड़ा सा संज्ञान ले लें आप। लोगों से ये पूछा, जब बातें होती हैं तो बहुत सारी चीजें हैं प्रतिमा जी, बहुत सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की बातों में हम फिर पार्टी, मेरी पार्टी ऐसा कह रही है और उसकी पार्टी ये कह रही है, तो तब इन चीजों को और बढ़ावा मिलता है। कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोगों की, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, उन्हें कोई छूट नहीं है कि वो हमारे किसी भी प्रकार की भावनाओं से खेलें। संदीप द्विवेदी भी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता है। संदीप, बहुत सारी चीजें आप भी सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, फिर आपके लिए भी हम यही कह रहे हैं कि चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, इस तरीके के बयान आना बहुत ही, हम कहेंगे, गलत है। लेकिन उसके बाद कार्रवाई ना होना, ये उससे भी बड़ी गलती है। जो वरिष्ठ राजनेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि डॉक्टर प्रतिमा तो फारूक अब्दुल्ला के नाम पर एकदम चुप्पी साध गई। जी संदीप। देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं कि नो डाउट हर पार्टी में बयान बहादुर हैं, और कई बार वो ऐसी गलतियां करते हैं कि उनके बयान कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बयान बहादुर थे, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लिया, और पिछले एक दौर से देखेंगे किसी भी तरह की कोई गलतबाजी, किसी भी बयानबाजी किसी भी पार्टी के पदाधिकारी ने नहीं की। प्रतिमा जी कहने को तो इतने बड़े बड़े तीर मार रही थी, अब मैं बयान वो याद नहीं दिलाना चाहूंगा जो इनके बड़े बड़े मंत्रियों ने कुर्सी पर बैठ के दिए थे, चाहे वो बीवी पुरानी जैसे शब्द हो, या और भी कई बयान हैं। मैं उस गर्मा के उस स्तर तक नहीं गिरना चाहूंगा कि मैं उन बयानों को अपने मुंह से कहूं। रही बात जहां तक फारूक अब्दुल्ला जी के बयान की, तो पूरा देश जानता है कि फारूक अब्दुल्ला जी किन के इशारों पर नाचते हैं और किनकी फंडिंग पे पलते हैं। ये बयान फारूक अब्दुल्ला जी का नहीं है, ये बयान उन आकाओं का है जो फारूक अब्दुल्ला जी की राजनीति के लिए फंडिंग करते हैं। ये बयान उन आकाओं का है जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, भारत में आग लगाने के लिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को पैसा देते हैं, और जिन्हें कांग्रेस जैसी पार्टियां संरक्षण देती हैं। हमारे परिवार में हो सकता है वाद विवाद चल जाए,
लेकिन देश की गरिमा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से उस बयान को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रतिमा जी देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त कर लेंगी क्योंकि इनकी पार्टी ऐसे नेताओं को सर आंखों पर बिठाती रही है, लेकिन भाजपा इस तरह के बयानों को बिल्कुल बयान नहीं करेगी। और मैं पूर्ण रूप से इस बयान की निंदा करता हूं। ये बयान जो है सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए फारूक अब्दुल्ला जी ने दिया है, जिससे कि मुस्लिम कंट्री जिनकी फंडिंग पे वो पलते हैं, जिनकी फंडिंग पे उनकी राजनीति होती है, वो उनसे नाराज ना हो जाए और उनकी फंडिंग ना रुक जाए। जिस तरीके से 370 पारित हटने के बाद चाहे कांग्रेस हो और चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो कट्टरपंथियों की उंगलियों पर नाचने वाले नेता हैं, जितनी भी पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस, वामपंथी और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, ये सिर्फ और सिर्फ उन आकाओं को खुश करने के लिए बयान बहादुर बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे बयान इनको और गर्त में ले जाने वाले हैं। इस देश की जनता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश के विरोध में एक शब्द नहीं सुनेगी और फारूक अब्दुल्ला का यह बयान उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। मुझे गोस्वामी जी 30 सेकंड दीजिए, मुझे जरा बातों का बिल्कुल जवाब देना है कि भारी पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं संदीप जी। जिस तरह से हाथरस और करौली की जो घटनाएं हुई उन्हें लेकर तो बयानवीर मैदान में है, पूरे ज़बरदस्त तरीके से मैदान में। तो सियासत को कैसे देखते हैं? और आपके यहाँ से भी हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि वो आपके यहाँ से नहीं है। तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता जो है वो खत्म होती जा रही है, या फिर जो हाई कमान जिसे कहा जाता है, वो हाई कमान कांग्रेस और बीजेपी दोनों में उनका जो डंडा है, उनका जो हम कहेंगे एक सख्त संदेश होना चाहिए, उसमें कमी दिखती है। संदीप नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। 2014 में सरकार बनने के बाद काफी ऐसे बयान आए थे जो पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और नेताओं पर नकेल कसी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता किसी भी तरीके से, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे देश की बात हो या समाज की बात हो, किसी भी तरीके से आपको गलत टिप्पणी करता हो नहीं दिखेगा। कांग्रेस मगर जाइए, जब राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो किस स्तर तक गिर जाते हैं और किस स्तर तक वो बयानबाजी करते हैं, तो इनके नेता कहां तक संभलेंगे। जिस पार्टी के मुखिया को ही गर्मा का पता नहीं है, जिस पार्टी का मुखिया ही हास्यास्पद बयान देता हो, जिस पार्टी का मुखिया निम्नतम स्तर तक गिर जाता हो, उस पार्टी के नेता अगर बयान दे तो भाई पार्टी जब संभल नहीं रही है तो क्या संभालेंगे। आज प्रतिमा जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कल ही इनकी महिला कार्यकर्ता को कितनी बुरी तरीके से पीटा गया कार्यालय के अंदर। 12-15 पुरुषों ने एक महिलाओं के साथ कितनी बुरी तरीके से हाथापाई की। इनसे उसकी निंदा नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी निंदा करेंगी तो पार्टी खुद कटघरे में खड़ी हो जाएगी। लेकिन इन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता है। प्रतिमा जी, आप अपनी पार्टी के नेताओं को संभालिए, हम अपनी पार्टी के नेताओं को संभालने की गारंटी दे सकते हैं और हमने करके दिखाया है सरकार में आने के बाद। आपका असली चेहरा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप निंदा करेंगे। कल यूपी में जो आपकी महिला कार्यकर्ता के साथ आपके कार्यकर्ताओं ने किया है, उसने यही तो आवाज उठाई थी कि एक बलात्कारी को टिकट दिया है और आपने उसी को फेल दिया। आपने उसी के साथ मारपीट कर दी, आपने उसी के साथ हाथापाई कर दी। और बयान 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड भूल गई पीछे इमरान जी के बयान या शशि थरूर जी के बयान या किन नेताओं के आपके बयान गिनाओ। महिलाओं को खिलौना समझने वाली पार्टी, बिल्कुल जिस तरीके की बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं, यही सब चीजें ऐसी हैं कि जो ये दर्शाती है कि आज स्तर क्या हो गया है। डिबेट करने के लिए हम बैठे हैं। प्रतिमा जी, डॉक्टर और संदीप जी, सुनिए, चर्चा करने के लिए होती है, लड़ने के लिए नहीं होती। लड़ने के लिए और बहुत सारे मंच हैं। हम चाहते हैं कि चर्चा हो और चर्चा से कुछ चीजें सामने आए। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सियासत में बेतुके बयानों की, और जिस तरीके से बयानों की बाढ़ सी आ गई है। और कोई भी पार्टी हो, लेकिन जब बयानों के बाद कार्रवाई की बात होती है तो तब भी कोई भी पार्टी या उनके वरिष्ठ नेता जाकर कोर्ट के अंदर या कहीं पे भी, हम कहेंगे और जगह तो छोड़ दीजिए, वो थाने में जाकर भी रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश तक नहीं करते। लेकिन अगर कहीं बड़ा मुद्दा और वहाँ से लगता है कि यहाँ से हमारी राजनीति चमक सकती है, तो वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाने से भी पीछे नहीं हटते। इन्हीं सब बातों पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अगर आप देखें, लगातार सभी पार्टियों के अंदर इस तरीके के बयानबाजी सामने आती रही है, हर तरफ से आती हैं, लेकिन
उसके बाद भी जब कार्रवाई की बात होती है तो कार्रवाई किस स्तर पर होनी चाहिए? कार्रवाई दो तरीके की होती है, या तो सत्ता कार्रवाई करे, जो सत्ता के अंदर बैठे लोग हैं, और अगर उसी का आदमी है तो उनका हाईकमान कार्रवाई करे। लेकिन किसी भी पार्टी में जो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की जगह प्रमोशन ज़्यादा दिखता है, और उसका सीधा सीधा उदाहरण आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये जो स्थिति है इसे कैसे आप देखते हैं? और दूसरी बात, जो फारूक अब्दुल्ला का बयान है उसे लेकर भी मैं जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो चाइना का जो प्रेम है और जो दखलंदाजी है वो इन बयानों से दिखती है? नहीं, बिल्कुल गोस्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देख, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वहाँ गवर्नर रूल्स है। ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान यदि आता है तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के भीतर उसको जेल हो जाना चाहिए। लेकिन यदि केंद्र सरकार केवल बयानबाजी करे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको स्त्री कर लें कि देश इस पर निर्णय लेगा, तो मुझे लगता है कि सरकार आपकी बनी क्यों है, जनता ने आपको चुना क्यों है। दूसरा, चुनाव के समय में व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, विरोधी बयान हो सकते हैं, लेकिन जिस देश में या तो सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणियां होने लगें, जिस देश में प्रधानमंत्री की बातों पर टिप्पणियां होने लगें, जिस देश पे देश के खिलाफ बोलने लगें लोग, तो मुझे लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है देश। और उस जनता की ये जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए कि तमाम बयान ब्यूरो जो होते हैं वो चुनाव जीत के पहुंच कैसे जानते हैं। मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि इसमें जनता भी दोषी है, हम और आप भी दोषी हैं। यदि ऐसे लोगों को चुनाव के समय पे यदि उनको वोट न दिया जाए और उनको हरा दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो सोचने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन जितने बड़े बयानवीर होंगे उतने बड़े अच्छे वोटों से वो जीतेंगे। तो कहीं न कहीं मैं ये मानता हूं कि पीछे के पर्दे से जनता का समर्थन है। और तमाम राजनीतिक रैलियां हम लोगों ने देखी हैं, बड़ा गौर से वहां कवरेज की है। जितना नीचा, जितना गंदा बयान होगा उस पे भी तालियां जनता की उतनी ही जोर से बजती हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इस पे राजनीतिक दल के लोगों की जिम्मेदारी के साथ साथ जनता की जिम्मेदारी भी निहित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा 2 दिन में कि जो जिस तरीके से जो देश में इस समय चल रहा है कि बोलने की आजादी को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, वो बहुत स्तर गिर गया है उसका। आप ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़े कि आप आजादी कौन सी लेना चाह रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी इतनी गिर जाएगी। दूसरा, हर व्यक्ति को, चाहे नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे हम और आप हो, संविधान के प्रति हमारी क्या ईमानदारी के साथ हमारी जिम्मेदारी है वो भी तो निहित होनी चाहिए। और ऐसे जो नेता, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर मुद्दे पर जब फैसला आया और बड़ा शांति से जब शाम तक मामला गुजरा, तो ओबीसी का बयान शाम को आता है, तो बीजेपी के लोग कहते हैं ये बहुत बढ़िया रहा। मतलब ये जो जिस तरीके से मंदिर मुद्दे पर लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल प्यार से जा रहा था, लेकिन अब इसमें और मजा आएगा जी। बिल्कुल ऑफ कैमरे की बात थी कि अब अच्छा लगेगा, लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों ने देश के लिए, मंदिर के लिए क्या किया है। तो ये राजनीतिक दल आज बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला को लेकर के की, क्या यह भी बताया कि सरकार से वो क्या मांग करते हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या ऐसा व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए। ओबीसी ने तमाम ऐसे बयान दिए देश के खिलाफ, जनता को भड़काने के, क्या वो जेल में नहीं होना चाहिए? आप बताइए, उसका भाई ये कहता है कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस को हटा लीजिए, तब बताते हैं क्या होता है। आज उस केस में क्या हो रहा है? क्या उस केस में सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर डॉक्टर सुनील ऐसा बयान देंगे आज वो जमानत पर जरूर जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जी बिल्कुल, तो स्थिति यही है कि जो जितना बड़ा नेता उससे उतनी बड़ी छूट। क्योंकि डॉक्टर नीरज करण जी, बहुत बड़े कुछ सवाल हैं। सवाल यही है कि कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई ना होना, क्योंकि बड़े लोग हो, आपके पीछे जनता बहुत है और फिर माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन अगर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस तरीके का बयान दीजिए तो सुबह तक ये जरूर है कि आपको जेल के दर्शन करा दिए जाएंगे, और हो सकता है कि 2-4 लोग आप पर हाथ भी साफ कर दें। मतलब ये बिल्कुल एकदम से इस जगह की प्रामाणिकता भी है। और इन सब तथ्यों को अगर आप देखते आ रहे हो तो आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन जैसे ही आपका कद बड़ा होता है और आपको कहा जाए कि ये बड़े नेता हैं, चलो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, और ऐसी स्थिति अब भी देखने में आ रही है। आप देखिए, क्या ये बयान देश विरोधी नहीं दिखता डॉक्टर नीरज? उसके अलावा भी इसके अंदर आप एक चीज और देखिए कि जो सेना
जो सेना वहां खड़ी है, किसके लिए खड़ी है भाई? वो हमारे लिए खड़ी है। क्या उसका मनोबल नहीं टूटता इन सब चीजों से? कौन जिम्मेदारी तय करे इन लोगों की कि आपने ऐसा किया है तो आपको भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा? क्या वो सारी चीजें एक आम आदमी के लिए हैं कानून? बिल्कुल सही, संविधान तो सबके लिए बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं डॉक्टर नीरज। सबके लिए बराबर है और सबके लिए बराबर होना। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं। और देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं या मिलिट्री की बात कीजिए, उनका कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस तरह के जो ये बयान वीर नाम दिया गया, ये बयान वीर नहीं है, ये बयान अधीर है। दरअसल इनको चाहिए कि भैया ना एक वक्त का, एक समय का जो है इंतजार करते हैं, उसके बाद में कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं। और इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है जनमानस के जहन पर, राजनेताओं के जहन पर, और मीडिया भी अपने आप में एक दायरे के साथ में उस बात को दिखाने की बड़ी अहम आज के वक्त में, आज के इस दौर में जरूरत है। क्योंकि जब देश अब ट्रांजिशन के दौर में, राजनेता अब राजनीति जो है ना वो ट्रांजिशन के दौर में है। और मैं एक बात जरूर कहता हूं बड़ी, क्योंकि अधिकारों की बात हुई, अभिव्यक्ति की बात हुई, हम अक्सर इस देश के अंदर अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन दायित्वों की बात बहुत रेयर होती है। चाहे वो व्यक्ति परक हो, चाहे संस्थागत हो, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी की बात हो या देश की बात हो, ठीक है ना। जब तक हम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, जब तक अभिव्यक्ति के अधिकार की तो बात हो रही है, लेकिन अभिव्यक्ति के दायित्व भी हैं कुछ, उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। उसी तरीके से एक राजनेता को भी समझना पड़ेगा, उसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को भी समझना पड़ेगा, उसी तरीके से प्रवक्ताओं को भी समझना पड़ेगा। और जब तक आप दायित्व समझकर कार्य को नहीं करेंगे, तब तक आप, मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह से पहले मेरे वक्ता बोल रहे थे कि आप जब तक इनके खिलाफ सेडिक्शन, मैं विद इन कोर्ट कह रहा हूं, मानहानि, सेडिक्शन, ये सेडिक्शन है देश के खिलाफ बोलने का, ये सेडिक्शन है। कुछ भी बयान दे देना और उसके बाद में कहना कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया, तो शायद मतलब ये है कि जितने देश के कोटि कोटि जन हैं, उन सबने बेवकूफाना तरीके से उसको समझा है। आपने बहुत अच्छा कहा है, ये बात जो ना, ये दो चरित्र को दिखाने वाला, ये करैक्टर बता रहा है भाई, आपका चाल और आपके चरित्र को बता रहा है कि आप किस चाल और चरित्र के व्यक्ति हैं, ठीक है ना। आप किस चाल और चरित्र की पार्टी है या आप किस तरह के राजनेता हैं, ये उसको दिखाने की एक कोशिश होती है। इसको समझना पड़ेगा। भारत के देश के कोटि कोटि जन को, भारत के देश के पत्रकारों को, हम सबको, राजनेताओं को समझना पड़ेगा। इतने जितने भी इस तरह के ये बयान अधीर हैं, ये वीर नहीं है, ये अधीर है। वीर तो वीर होते हैं भाई, ये अधीर हैं। इनको कोशिश है कि भी कोई ना कोई ऐसी बात हो, उसके बाद में अपना बयान दे, बयान देने के बाद में उसके बाद में अपना नंबर बढ़ाएं, ठीक है ना। ये राजनेताओं के, ये पार्टियों में भी जाकर कहते हैं कि देखिए इस बात पर देखिए कितने लाइक्स मिले, इस बात पर कितने ट्वीट्स मिले, ठीक है। चाहे वो देश के खिलाफ हो, समाज जीवन के खिलाफ हो, व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो, संस्था के खिलाफ हो। और जब देश की बात आती है तो देश से बड़ा ना तो कोई पार्टी हो सकती है, ना कोई व्यक्ति हो सकता है, और ना ही कोई नेता हो सकता है। देश सबसे बड़ा है। जी बिल्कुल, देश सबसे बड़ा है और सभी के लिए देश सबसे बड़ा है। ये जरूर है कि उसी देश के अंदर इस तरीके की बात होती है जहां हम रहते हैं, जो हमारा पेट पालता है, जो हमें छत देता है, जो हमें ये कहता है कि आप मेरे बच्चे हो। और उसी देश के खिलाफ हम इस तरीके की बयानबाजी जब करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सोचना भी होगा। शर्मिंदा तो आप क्या होंगे, क्योंकि शर्मिंदा होने की स्थिति से तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। संदीप, कार्रवाई कब, इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई कब? क्योंकि सत्ता में आप हैं और जिस तरीके से लगातार इस तरीके की बातें होती हैं, तो कहीं ये तो नहीं क्योंकि आपके यहाँ से भी लोग इस तरीके के बयान दे देते हैं, इसलिए अगर एक के ऊपर कार्रवाई होगी तो कहीं आपको अपने यहाँ पे भी लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ सकती है? तो ये सबसे बड़ा एक इसमें बड़ी एक बात है कि कार्रवाई कब, आखिर कब तक ये सब चीजें सुनी जा सकती हैं? भाई देश के अंदर और भी सब लोग रह रहे हैं, या तो फिर सबको छूट दे दी जाए कि बोलिए जिसे जो बोलना है, आजादी है सबको, क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी जो बोली जाती है ना, वो सभी की है। फिर तो सभी बोलें, जिसे जो बोलना है बोलता रहे, फिर हटा दीजिए पुलिस को भी, सेना को भी, सबको फिर तो जो है चलने दीजिए। जी संदीप। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राइट टू फ्रीडम की तो सब बात करते हैं, लेकिन क्या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं? फंडामेंटल राइट्स तो आज सबको चाहिए। जितने वामपंथी, समाजवादी और ये वादी और वो वादी सब कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट हमें दीजिए, लेकिन क्या इन्होंने ये कहा है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज को ओबे करते हैं या ड्यूटी को ओबे करेंगे? जब फंडामेंटल ड्यूटी की बात आएगी तो ये भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे, जय हिंद बोलने में भी इनके पेट में दर्द है, वंदे मातरम गाने में भी इनके पेट में दर्द है। और फारूक अब्दुल्ला का ये बयान क्यों आया, इसके पीछे आपको नेक्सस समझना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी रिसेंट सत्र में
और पार्लियामेंट में जितने भी विदेशी फंडिंग को लेके कानून थे उनमें बड़े तौर पर बदलाव किए गए, चाहे वो एफसीआरए की फंडिंग हो, चाहे वो एटीजी 12 को लेके प्रोविजंस हो या अदर प्रोविजंस हो, उन सबसे ये बौखलाए गए हैं क्योंकि इनको पता है कि सरकार ने इनकी दलाली के जो चांसेस थे, जो इनकी फंडिंग के आने के रास्ते थे, जहां से इन्हें फंडिंग मिलती थी, वो सब सरकार ने बंद कर दिया और इसी बौखलाहट में ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी तो फारूक अब्दुल्ला का बयान आया और सरकार इसको सीरियसली ऑब्जर्व कर रही है। सरकार ऐसा नहीं कि फारूक अब्दुल्ला या कोई भी व्यक्ति जो देशद्रोही बयान देगा उनको छोड़ देगी। ये वही सरकार है। कश्मीर में अगर आप देखिए AK-47 लोग इस देश के खिलाफ उठाते थे, लेकिन इस सरकार ने, अमित शाह जी और मोदी जी ने उन लोगों के बीच में जाके उन्हें AK-47 थमाई, लेकिन इस देश के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए आज वो बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मनों से लड़ते हैं, ना कि इस देश के दुश्मन बनकर तैयार होते हैं। तो आपको नेक्सस समझना पड़ेगा। जिन जिन की फंडिंग बंद हुई है वो हाथरस में भी अपना हाथ आजमाएंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन का भी बीच में नाम आएगा और अभी फारूक अब्दुल्ला क्या और भी बहुत सारे अब्दुल्ला और खान जो कट्टरपंथियों और विदेशी फंडिंग के सहारों पर पलते हैं, वो इस तरह के बयान देंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इंजेक्शन बिल्कुल सही जगह लगा है और ये इंजेक्शन ऐसे देशद्रोहियों को रास्ते पर ला देगा। ये जो बुझे हुए बल्ब हैं ये और थोड़े दिन फड़फड़ा ले, लेकिन इस देश की जनता इन सबको सबक सिखाना जानती है और सिखा देगी। संदीप जी कब तक जाएंगे जी बिल्कुल संदीप जी, यही एक बात है कि आखिर कार्रवाई कब, कहीं से तो शुरुआत की जाए। चलो यहीं से एक शुरुआत की जाए। संदीप दुबे नेटवर्क 10 पे बताएं, घोषणा करें। संदीप दुबे नेटवर्क 10 पे बताएं, घोषणा करें। देखिए, कार्रवाई को लेकर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर सरकार एग्रेसिवली और बहुत स्पीड से एक्शन लेती तो आधा कश्मीर जेल के अंदर होता, लेकिन सरकार ने उन्हीं कश्मीर के लोगों का दिल जीत के उन्हें देश के हित में खड़ा किया और आज वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। देवेंद्र सिंह जी बिल्कुल, मैं वही आऊंगा। डॉक्टर प्रतिमा, अगर देखें लगातार डॉक्टर प्रतिमा अगर आप देखें बहुत सारी चीजें सामने, हम फिर कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो उसे ये कहीं से भी आज़ादी नहीं है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो और देश विरोधी बातें कहें। ऐसे में कुछ लोगों का जो 370 वाला प्रेम है वो जाता नहीं दिख रहा। उसके लिए वो चाइना तक को अपने साथ लाकर खड़े करने के लिए तैयार हैं, उसकी बात करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर प्रतिमा, क्या कहना चाहेंगे आप और ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? और सभी के लिए देखिए, अब आप ये मत बोलिएगा डॉक्टर प्रतिमा कि हमने ये नहीं बोला कि आप एक ही जगह वार कर रहे हैं। जी बोलिए डॉक्टर प्रतिमा। यहाँ पर बहुत देर से बहुत सारी बातें हो रही है। सेना की भी बात यहाँ पे आई कि ऐसी उससे सेना का मनोबल बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी सदैव जो है सेना का सम्मान करती है, अपने शूरों की शूरवीरता पर कभी भी संदेह का एक पॉइंट भी नहीं किया होगा कांग्रेस पार्टी ने। क्या प्रधानमंत्री के उस बयान से सेना का अपमान नहीं हुआ था जब हमारे 18 से 20 सैनिक बॉर्डर पे चीन के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब पार्टी की मीटिंग थी उसमें ये बोल दिया कि सेना ना ही चीन से कोई घुसा है हमारे बॉर्डर पे और ना ही किसी की शहादत हुई है। तो क्या आपको लगता है ऐसे स्टेटमेंट से हमारे सेना का जो है वो मनोबल नहीं गिरता? अब दूसरी बात लीजिए, यहाँ पे ओवैसी के भाई का भी जिक्र हुआ कि उन्होंने कैसे स्टेटमेंट दिया, 15 मिनट दे दीजिए, 20 मिनट दे दीजिए। आप हमेशा इसी तरीके के मुद्दों को, और किसी ने बोला कि उन पे कार्रवाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ। आप बताइए, कपिल मिश्रा का जो स्टेटमेंट था, देश के गद्दारों को गोली मारो इनको, तो वो स्टेटमेंट तो साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है, उसका संज्ञान भी कोर्ट ने लिया। द्विवेदी जी आज बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने अपोजिट पार्टी के लीडर्स को नीचता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और नीच बोल रहे हैं। ये बताएं कि कपिल मिश्रा के उस बयान पे, अनुराग ठाकुर के उस बयान पे इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अनुराग ठाकुर के वो बयान पे और कपिल मिश्रा के वो बयान पे अच्छी खासी दिल्ली जल गई पूरी, लेकिन ये शांत रहे, आज तक उस पे कोई एक्शन नहीं लिया। यहां जब एक्शन की बात है, ये नहीं लेंगे किसी पर भी, इनको सिर्फ टारगेट करना है। सुनिए दूसरी बात, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ
चैनल्स पे आके जब भी कोई डिबेट होती है, आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, आप अपोजिट पार्टीज के लीडर्स को देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, आपको किसने हक दे दिया कि आप अपोजिट पार्टीज के लीडर्स को देशद्रोही बोले? आपको किसने ये अधिकार दिया है? आपने कौन सा देश प्रेम देश के लिए कर दिया? आप बताइए, आपके कितने नेता देश की आजादी में शहीद हुए? आपके कितने नेताओं ने देश के लिए अपने जान को न्यौछावर किया है? ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये बार बार बोल रहे हैं, एक मिनट, तो फारूक बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला पे भी तो कुछ बोलिए, वही हम कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आप वहां तो आइए। चाइना को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? आपको भी तो बोलना चाहिए ना। अरे आप मेरी बात 370 को लेकर अब क्या, उसी पे तो आ रही थी, जब वहां सब लोग हैं, सारी चीजें हुई हैं, कुछ तो बोलिए जी। वहां भी आइए, बातों को आप बहुत जगह लेके जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य बात है उस पर भी तो आइए जी। डॉक्टर प्रतिमा, अब सुनिए, फारूक अब्दुल्ला जी का जो स्टेटमेंट है 370 के मुद्दे पर, उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, और जो भी पार्टी आला कमान डिसाइड करेगी उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। मैं तो इस मंच पे बैठ के ये भी बोल रही हूँ, लेकिन द्विवेदी जी की तो हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि उनके बीजेपी के उत्तर प्रदेश के नेताओं ने महिलाओं का जो अपमान किया है उस पे वो एक्शन उन्होंने आज 10 दिन हो गए क्यों नहीं लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, द्विवेदी जी बहुत देर से ये बात कर रहे हैं, इन लोगों की ये आदत है। आपने फारूक अब्दुल्ला के मैटर को, आपने ओवैसी के मैटर को, आपने हाथरस के मैटर को इंटरनेशनल फंडिंग और इंटरनेशनल साजिश से जोड़ दिया। अरे भाई, आप सत्ता में बैठे हैं, करवाइए ना जांच करवाइए इनके अगेंस्ट। अगर हाथरस का मुद्दा इंटरनेशनल फंडिंग से जुड़ा है और इंटरनेशनल साजिश है, किसकी साजिश है? ऐसा कौन सा इंटरनेशनल दुश्मन बना है आपका जो आपके घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है? अरे भाई, आप तो उन लोगों में से हैं भाजपा जो अपने कृत्यों को छुपाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए देश जैसे आशियाने को भी जलाने से बाज नहीं आएंगे। तो आप सत्ता में बैठ के इस तरीके की बातें सिर्फ कर रहे हैं। आप जांच बैठाइए, और अगर फारूक अब्दुल्ला के इस स्टेटमेंट के पीछे कोई भी फॉरेन एजेंसी या फॉरेन फंडिंग हुई, और हाथरस के स्टेटमेंट के पीछे, हाथरस की इशू के पीछे कोई भी फॉरेन फंडिंग या स्टेटमेंट हुई, तो आप कार्रवाई करिए ना। मैं बैठ के आपसे बोलती हूँ डॉक्टर प्रतिमा सिंह कि मैं आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी। आप कार्रवाई सारी चीजें जांच वो जांच के ऊपर सवाल डॉक्टर प्रतिमा जी लगातार उठा रहे हैं, हर चीज की जांच पे सवाल है। और अगर मैं बात करूं मनोज त्यागी जी, आप तो सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ें सुन रहे हैं, हर किसी की बातें महिला सुरक्षा की तरफ जा रही हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, दिल्ली हो या यूपी हो या राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, क्या कोई ये गारंटी ले सकता है कि हमारे यहाँ 100% सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? कोई नहीं ले सकता। हर जगह ऐसी स्थितियाँ हैं। इसे सही करने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उसे पढ़ना पड़ेगा, और मानसिकता कैसे सही होगी उसके लिए तो काम कौन करें, क्योंकि सुनील जी भी हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, हमारे नीरज जी ने भी बोला कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात कहाँ रुकती है आकर राजनीति और राजनेताओं के ऊपर। तो उनको जो नैतिक शिक्षा के पाठ हैं वो आखिर कौन पढ़ाए, क्योंकि सवाल उठा देना तो हर किसी के हाथ में कोई भी सवाल उठा देगा। सवाल तो हर चीज पे उठते हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा सवाल तो जांचों के ऊपर ही उठते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी से भी आप पूछ लो, पुलिस वो बेकार, सीबीआई वो बेकार, हर कोई एसआईटी बना दो वो बेकार, सब कुछ बेकार है। तो सही क्या है? क्या ऐसे बयानवीर सही हैं? क्या ऐसे लोग सही हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? जी मनोज त्यागी जी। ये गोस्वामी जी बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये एक नकारात्मक राजनीति के चलते हुए कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संस्कारों की कमी नजर आती है, और जब तक तमाम राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक चश्मे से इसको नजरअंदाज करते रहेंगे तब तक ये चीजें बढ़ेंगी। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि राजनीतिक निहित स्वार्थ ढूंढना कि भी चलो भाई ये पार्टी के बंदे ने कुछ बोल दिया, नेताजी ने, हो सकता है कल इनके साथ हमें सरकार बनानी पड़ जाए। अब जैसा आप देखें भाजपा के मित्रों को ही कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेते हैं तो ये बड़े राष्ट्र प्रेमी हो जाते हैं, और कोई दूसरा दल इनके साथ कर दे तो जी अलगाववादियों के साथ सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक अपने निहित स्वार्थ हैं, राजनीतिक निहित स्वार्थ राष्ट्र से सर्वोपरि नहीं हो सकते। राष्ट्र प्रथम है, इस देश का संविधान प्रथम है,
हमें याद है कि स्कूल में जब हमारी प्रार्थना सभा होती थी, प्रेयर होती थी, उसमें एक चीज बोलते थे कि जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज राष्ट्र में जन्म तो लेंगे, फंडामेंटल राइट सारे चाहिए, लेकिन जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों से विमुख होना है। तो कहीं ना कहीं ये जो नैतिकता की कमी आई है, राजनीति का जो गिरता स्तर है, यही इसका एक आपको प्रत्यक्ष उदाहरण आप दिख भी रहा है। तो राजनीतिक पार्टियों को एक राजनीतिक इच्छा शक्ति करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि फारूक साहब ने कुछ बोला, ये अमर्यादित टिप्पणी, तो भाजपा केंद्र में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो इनके विरुद्ध मुकदमा कायम कराए। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मानहानि कर दें, राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें, अपने राष्ट्र के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करें, ईश निंदा करें। सबके लिए कानून में व्यवस्था दी गई है, दंड के प्रावधान है। राजनीतिक दलों को एक राजनीतिक इच्छा शक्ति करनी पड़ेगी, ताकि ये जो एक दूषित कल्चर शुरू हुई है भारतीय राजनीति में, ये राजनीति का गिरता स्तर का एक प्रतीक है। तो इसके लिए सभी को शुरुआत करनी होगी, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राजनीतिक लाभ और हानि के इसमें सबको मंथन कर लिया सकता है। और मैं तो कहता हूँ इसमें मीडिया को भी ना, मीडिया का बीच में एक विशेष रोल बनता है। कोई अमर्यादित टिप्पणी करता है, कोई बहुत ही मतलब असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, तो पूरे दिन को खबर के रूप में ऐसा नहीं चलना चाहिए, वही हाईलाइट हो रहा है। अरे आप तो उसको जो है ना, उसकी फ्री में ब्रांडिंग हो रही है उसकी। और जनता को भी मैं इसमें जो है कहीं ना कहीं भागीदारी बताता हूं कि जनता भी, आप देखते हो कि बिहार के अंदर भी एक बड़े नेताजी थे, मंच से कुछ भी बोल दें और पब्लिक तुरंत ताली बजाना शुरू कर दे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बोल दिए। ये राजनेताओं के बयान है, और खासकर आजकल जातिवाद वाले बयान या महिलाओं के प्रति बयान, इन पर तो कम से कम सोचना चाहिए। देश सर्वप्रथम है, नारी हमारी मातृ शक्ति है, इन सब चीजों में तो अब सोचना चाहिए। सियासत में अब ये बहुत हुआ, कहीं ना कहीं हमारी सभी पार्टियों को, दलों को सोचना चाहिए कि इस पर कैसे अंकुश लगे और कैसे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, कि जिससे कि ये आगे के लिए तो कम से कम एक मैसेज आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया। सियासत में संवादों और बयानों में स्तरहीनता देखी गई है। किसी घटनाक्रम में इसका सियासी लाभ लेने के लिए नेता वो सब कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। भ्रमित करते बयान समाज में कई उत्तेजना फैलाते हैं। सियासी पार्टियों को समझना चाहिए कि बेशक सियासत में सब जायज है, लेकिन कहीं फिर भी कुछ ऐसे दायरे हैं जिनका पालन होना चाहिए। आज इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। चर्चाएं खास पावर्ड बाय HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. Co-powered by H2O, H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल। सैनविज ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम।